दोस्तों, दुष्यंत कुमार की लाइन है, आई बरसात तो दरकने लगी जमीन, सूखा मचा रही है बारिश तो देखिए। ये लाइनें आज के संदर्भ में हिमालय में काफ़ी ईमानदारी से लागू होती हैं। बरसात का आगमन एक खुशी का प्रतीक होता है, खास करके उस इलाके में जहां मॉनसून पे बहुत बड़ी आबादी आश्रित होती है। परंतु साथ ही हिमालय में मौसम की दस्तक के साथ में चिंता और एक एंग्जाइटी भी बढ़ती चली जाती है। न जाने कौन सी सड़क दरक जाएगी, न जाने कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और न जाने कौन सा गांव पहाड़ का सदा के लिए उस जमीन से विलीन हो जाएगा। यही कुछ सिलसिला पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं। और खास करके हायर हिमालय में, जो हिमालय लगभग 2000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र विशेष में फैला हुआ है, वहाँ पे इस तरह की वारदात या घटनाएं जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी मलबा बाढ़ में बहता हुआ आता है और आसपास के जो बसातें होती हैं उनको तोड़ता हुआ निकल जाता है। काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे खास करके बैराजेस या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके वजह से थ्रेटेंड हो रहे हैं। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय लिया, जिन्होंने उत्तराखंड में लगभग 21 बांधों को कहा कि ये बांध नहीं बनने चाहिए। खास करके ये बांध जो थे वो उच्च हिमालय में थे। और ये बात भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसकी रिकमेंडेशन रवि चोपड़ा कमेटी ने 2014 में जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी उसके बाद दी थी। 21 बांधों को भारत सरकार ने कहा कि हम इन बांधों को नहीं बना सकते हैं क्योंकि इन दिनों हायर हिमालय उफान पे है। उसकी नब्ज टटोलने की हमने बहुत कोशिश करी और बहुत सारी बातें हमें समझ में भी आई। उन बातों को हमने लोगों के सामने भी रखा, प्रशासन के सामने भी रखा और वैज्ञानिक के पत्र पत्रिकाओं में उसको प्रकाशित न केवल हम कर रहे हैं बल्कि अन्य वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से उसके तरफ कोई ठोस तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं आता हूं कल की घटना में, जो कि 10 अगस्त 2026 को तमकगाड़ में घटित हुई। ये आइसोलेशन वाली घटना नहीं थी। अगर हम देखें, थोड़ा सा अतीत में जाते हैं तो इसी घाटी में ये तस्वीर आपको दिखा रही है गूगल में कि रेनी के सामने जो ऋषिगंगा का डिजास्टर हुआ था वो फरवरी 2021 में हुआ था। उसके बाद 2023 जुलाई 10 तारीख को जुमा एक इलाका है जो कि तमकगाड़ जो कि एक्टिवेट हुई थी, उससे ठीक 1 या 2 किलोमीटर इमेज में आप देख सकते हैं। जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु एक 1.5 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नस्तो नाबूद हो गया। एक आरसीसी का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजिक ब्रिज था हमारा जुमागाड़ पे, वो भी समाप्त हो गया, जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। तमकगाड़ की जो घटना कल की हुई, उससे पहले बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2025 जब धराली का डिजास्टर हुआ था, जो कि 5 अगस्त का था, यहाँ लगभग 25 अगस्त को सेम लोकेशंस पे एक बेहतरीन आरसीसी का टमक के पास बांध था, वो बह गया। उसके टेम्पररी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए थे, जो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लोहे का एक ब्रिज भी उसके ऊपर रखा। कल की जो बाढ़ आई टमक नाले से, उसको वोटरी गार्ड भी बोलते हैं, वो उसको बहता हुआ लेके चला गया। क्या ये चीजें एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं हायर हिमालय में? इसका जवाब सर्टेनली है नहीं। ये अपवाद नहीं है, वो एक सच्चाई की तरफ इंगित करती है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है हायर हिमालय में। क्लाइमेट चेंज अपने आप में दस्तक दे चुका है। बहुत सारे हमारे साथी जो उत्तराखंड हिमालय में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उत्तराखंड हिमालय के बारे में जानकारी, जहां मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। खास करके मैं एक सज्जन का नाम जरूर लेना चाहूँगा, उनका नाम है डॉक्टर अनूप। मुझे लगता है कि वो एक तरह से वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया है कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज में पर्यावरण एक अहम मुद्दा होना चाहिए, खास करके उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालय के लिए, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। कोई भी पॉलिटिशियन इस बात को इस ढंग से नहीं रख रहा है।
हाल ही में हमने ये भी देखा कि कैसे 7 मोड़ के पास देहरादून से ऋषिकेश के बीच में पेड़ों के कटान के ऊपर में किस तरह से लोगों का आक्रोश था और सरकार को बाध्य होकर के एटलीस्ट टेम्पररी उसको अबेंडन करना। सड़कों की चौड़ीकरण हुई उत्तराखंड हिमालय में, उसमें हमने भी उसको देखा, हम भी उस कमेटी के सदस्य रहे हैं। हमने बार बार सरकार से आग्रह किया कि ये पहाड़ इस ढंग के दबाव को, यानी कि जिस ढंग का आप चौड़ीकरण कर रहे हैं 4 धाम सड़क के नाम से, वो पहाड़ उसको झेल नहीं पाएगा। हमारी बात की अनदेखी की और उसमें मैं सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं खास करके अपने वैज्ञानिक साथियों को भी के ऊपर भी सवाल रखना चाहता हूँ। जब एक कमेटी में बैठते हैं तो ये वो भाषा बोलते हैं जो भाषा विज्ञान संगत नहीं होती है, और जब कमेटी से बाहर निकलते हैं इनकी भाषा बदल, उसका खामियाजा आज उत्तराखंड का पहाड़ झेल रहा है। लगभग 70% से ज़्यादा चौड़ीकरण का काम हो चुका है और जगह जगह लैंडस्लाइड्स है, काफ़ी सारे पेपर उसमें आ चुके हैं। उसमें बहस करने की गुंजाइश नहीं है, ना उसमें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि दशा जो हमारे सामने है, या उसको कहें दुर्दशा जो पहाड़ के हमारे सामने है, हम सब देख रहे हैं। हाल ही में हमारे साथी हेमंत भाई और मल्लिका भानोद जी ने एक तरह से एक प्रयास किया है कि एक छोटा सा सेक्टर जिसको हम कहते हैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, जो कि उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के बीच का इलाका है, अभी वहाँ पे चौड़ीकरण का इस ढंग से अतिक्रमण नहीं हुआ है। और हमने न केवल कंसर्न रेज किया है, हमने उसके लिए विकल्प भी दिया है। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं इस वक्त कि थोड़ा बहुत हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर शायद संवेदनशील है और वो शायद उस क्षेत्र विशेष को, यानी कि इको सेंसिटिव जोन की जो सड़क है उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का, उसके साथ में उस क्रूरता के साथ छेड़खानी नहीं करेगी जिस तरह से इन्होंने बाकी सड़कों के साथ में किया है। साथियों, तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में एकदम आश्चर्य करने वाली नहीं है। सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट द हिमालय, खास करके हार हिमालय में, जहाँ पे हमारे हिमालय, यानी उसको हम ब्रॉडली कहते हैं क्रायोस्फीयर, उस क्रायोस्फीयर की जो हालात आज की तारीख में हो रही है, सब वैज्ञानिक जानते हैं कि ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग एट अलार्मिंग रेट। कंसिक्वेंटली स्नोफॉल इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, और अगर होता है तो बहुत जल्दी मेल्ट आउट कर जाता है। इसके कारण जो हार हिमालय का क्षेत्र है हमारा, उस 4000 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र विशेष है, उसमें कम स्नो पड़ने के कारण रॉक बैरन हो रही है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं, यानी कि उनका एल्बिडो कम हो रहा है। और इससे एक समस्या खड़ी होगी, इसको हम कहते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग। मतलब ये हुआ कि हार हिमालय ज़्यादा तेज रफ्तार से गर्म होता है कंपेयर टू उसका लोअर काउंटर पार्ट। उसका सीधा असर इस ढंग की घटनाओं से होता है जो कि आपने धराली में देखी, जो कि आपने रोटी गाड़ यानी ऋषि गंगा में देखी, जो कि आपने जुमा में देखी, जो कि आपने टमक में देखी। और ख़ास करके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये बड़े ग्लेशियर्स उस ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका अपना एक थर्मल इनर्शिया होता है। ये छोटे ग्लेशियर जिनकी एरिया करीब समझ लीजिए 10-15 स्क्वायर किलोमीटर का जिनका पूरा कैचमेंट एरिया होता है, और नदियों की जो स्ट्रीम्स निकलती है उनकी लंबाई 5 से 10 किलोमीटर की होती है, लेकिन उनका ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है। ये जो छोटे ग्लेशियर्स हैं, इनको हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं, दीज ग्लेशियर्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मच मोर एरोगेंटली। इसीलिए इसके रास्ते में चाहे वो सड़क हो तो सड़क हो, उसका अलाइनमेंट, खास करके जो ब्रिजेस होते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए, उसको हमको पुराने डिपॉजिट जो इस तरह से आए हैं इन नदियों के रास्ते में, उनकी हाइट को एक मानक मान के ब्रिज की जो हाइट होती है उससे बड़ी करनी चाहिए, जिससे कि ये डेबरी बाईपास कर जाए। ये हम बार बार कह रहे हैं। ऋषि गंगा में भी वही हुआ कि हमारा ब्रिज में जो मलबा अटका उसने ब्रिज को तोड़ डाला। कल की घटना मेरे लिए कोई आश्चर्यचकित करने वाली नहीं थी। बड़ा ताज्जुब होता है हम कितने इनसेंसिटिव। मानता हूँ कि हमारे मीडिया में दूसरी प्रेसिंग न्यूज़ की डिमांड्स होती हैं, पर इस ढंग की घटना क्योंकि यहाँ पे उस ढंग की मौतें नहीं हुई हैं, इसलिए न्यूज़ नहीं बनता है। यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि टमक लाता एक प्रोजेक्ट था हाइड्रो पावर का, जिसको कि हमारी हाइड्रो पावर कमेटी में 2014 में काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे कुछ सदस्य उसको उठा रहे थे कि वो बांध बनना चाहिए। खास करके जो हमारे को चेयरमैन उस कमेटी के, उसके पूरे हिमायती थे, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में भारत सरकार ने खारिज करी है और 21 बांधों को बंद किया है। खैर, टमक बांध नहीं था। इमेजिन कीजिए अगर टमक बांध वहाँ पर होता और इस ढंग की घटना घटित होती तो डाउनस्ट्रीम में क्या हालात होने वाले थे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस स्मॉल वीडियो।
पिंच करता है कहीं ना कहीं, दुख तो कहीं ना कहीं होता है।